दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या है? इन्हीं सभी पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स। क्लियर? उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनमें से जो एटम इकोनॉमी प्रिंसिपल है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ग्रीन केमिस्ट्री पॉल्यूशन, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, इन सब से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है? अब पॉल्यूशन प्रिवेंशन करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। पॉल्यूशन प्रिवेंशन करना सबसे बड़ी क्या है? चुनौती है। क्लियर? और हमें इस तो ये ग्रीन केमिस्ट्री क्या करती है? पॉल्यूशन प्रिवेंशन करती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल प्रोसेस को डिजाइन करती है। एनवायरमेंटल मेंटल फ्रेंडली तो केमिकल प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस उनको क्या करती है? डिजाइन करती है। क्लियर? और ये जो आप यूज कर रहे हो प्रोसेस, या वो क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और होना चाहिए उसके दौरान क्या बने? मैक्सिमम प्रोडक्ट का क्या हो? फॉर्मेशन हो। क्लियर? और जो रिएजेंट यूज कर रहे हो वो कैसे होना चाहिए? रीन्यूएबल रिएजेंट का क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन केमिस्ट्री की अवधारणा आई है। ग्रीन केमिस्ट्री इस बात पे वर्क करती है कि आप प्रॉब्लम को ही क्या कर दो कि जैसा आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और उस क्रिएट होने के बाद प्रॉब्लम का आप क्या ढूंढते हो? सॉल्यूशन। इससे बढ़िया यही है कि आप प्रॉब्लम को क्रिएट ही मत होने दो, ताकि उसका सॉल्यूशन ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ये है सॉल्यूशन और प्रिवेंशन बिफोर क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम। समझ में आ गया? सॉल्यूशन और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन बिफोर क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर? कि प्रॉब्लम को क्रिएट होने से पहले ही उसका सॉल्यूशन ढूँढ लीजिए। यही ग्रीन केमिस्ट्री है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री? ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? डूइंग केमिस्ट्री विथ पर्सनल सेफ्टी, डूइंग केमिस्ट्री with personal safety and environment in mind। यही क्या है? आपकी ग्रीन केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री इस प्रकार बनाएंगे करेंगे कि वो पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और एनवायरनमेंट को माइंड में रखते हुए ही केमिस्ट्री की जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ग्रीन केमिस्ट्री। क्लियर? अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि ग्रीन केमिस्ट्री इज अ डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substance। मतलब क्या है कि केमिकल प्रोडक्ट यहाँ फिर प्रोसेस को इस प्रकार से डिजाइन करेंगे कि उस प्रोसेस के दौरान जो रिड्यूस एलिमिनेट होने वाले हैं, वो है जो यहाँ जनरेट होने वाले हैं, वो क्या होना चाहिए? हेजर्डस सब्सटेंस। हाँ, रिड्यूस मतलब उसमें एजेडस सब्सटेंस का यूज़ नहीं होना चाहिए या जनरेट नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम ग्रीन केमिस्ट्री को, तो वो ये है, ग्रीन केमिस्ट्री एप्लाइज अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ ए केमिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स डिजाइन, मैन्युफैक्चर, यूज एंड अल्टीमेट डिस्पोजल। ग्रीन केमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री। इसको आगे बताऊंगा मैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल केमिस्ट्री। क्लियर?
तो ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हो, केमिस्ट्री ऐसी है जो सभी लाइफ दैनिक जीवन के सभी फील्ड से जुड़ी हुई है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल देखो, एग्रीकल्चर देखो, फूड देखो या फिर ट्रांसपोर्टेशन देखो। क्लियर? तो केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, तो केमिस्ट्री सोसाइटी से किस प्रकार संबद्ध है, जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कोरिलेट है, तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज की सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें ग्रीन केमिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी है, देखिए। जो ड्रग सिंथेसिस करो, जैसे कि पेन किलर, एंटीबायोटिक, हार्ट्स एंड हाइपरटेंसिव ड्रग्स। क्लियर? तो या फिर डिसइंफेक्टेंट वैक्सीन्स या डेंटल फिलिंग्स या एनेस्थेटिक्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव सेप्टिव्स। क्लियर? इस दौरान जो आप प्रोसेस डिजाइन कर रहे हो, अगर उसमें हानिकारक या एजर्डस सब्सटेंस निकलते हो या ज़्यादा साइड प्रोडक्ट बनते हो, तो एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, पोल्यूटेंट पोल्यूशन फैलाएंगे। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री को यूज करें केमिस्ट्री की जगह, तो इनमें क्या है, हम थोड़ा सा हैज़ार्डस सब्सटेंस का जो जनरेट होंगे या फॉर्मेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आप एग्रीकल्चर में किसका सिंथेसिस करते हो आप, या यूज करते हो फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड। ऐसे फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज करें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या किल नहीं करते हो। दूसरी बात, ये बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, मतलब ये थोड़े समय बाद अपने आप बैक्टीरिया के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए। तो फूड इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव्स, पैकेजिंग एंड फूड रैप्स एंड रेफ्रिजरेंट जेरेंट जेरेंट जेरेंट्स एंड रेफ्रिजरेंट्स। क्लियर? इसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल एंड डीजल कितना बड़ा पोल्यूशन का कारण है, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स टू रिड्यूस एग्जॉस्ट इमिशन। क्लियर? क्लोथिंग में सिंथेटिक फाइबर्स, डाई, वाटर प्रूफिंग और मटेरियल। क्लियर? सेफ्टी में देखिए पॉलीकार्बोनेट मटेरियल्स फॉर क्रैश हेलमेट्स। ठीक है? अब ये मटेरियल एक बार बना दिया जाए, लेकिन ये एनवायरनमेंट में आप डाल दोगे तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इस प्रकार से प्रोसेस डिजाइन करें कि एक तो इसको बनाने के दौरान कोई ऐसा मतलब सेफ प्रोसेस हो, सिंपल हो, और दूसरी बात, इस हेलमेट को जैसे आप खराब हो गया हेलमेट या आपके फोल्ड हो गया है, जिसको आपको क्या करना हो, डिस्पोजेबल करना हो, उस हेलमेट को ऐसा मटेरियल का बना हो कि आसानी से वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। स्पोर्ट्स में देखिए, इस सब ये सब फील्ड है आपके। होम्स में देखिए पेंट, वेनिश एंड पॉलिश, डिटर्जेंट्स, पेस्ट किलर। क्लियर? इस सभी से सोसाइटी से केमिस्ट्री किस प्रकार से जुड़ी हुई है, तो आप इससे ही अनुमान लगा सकते हो कि आपको ग्रीन केमिस्ट्री की अवधारणा क्यों है, कितनी ज़्यादा आवश्यकता है ग्रीन केमिस्ट्री की। क्लियर? देखिए, अब मैं कुछ केमिकल डिजास्टर बता देता हूँ, जिनके कारण बहुत ज़्यादा जन और धन हानि हुई है। देखिए, एक है 1956 मिनीमाटा डिजीज़, सबने पढ़ रखा होगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मिनीमाटा सिटी इन जापान। जापान की मिनीमाटा सिटी में ये डिस्कवर हुआ था। इसका कारण हुआ था कि मिथाइल मरकरी क्या हो गई, रिलीज़ हो गई थी। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है आपके, बहुत ज़्यादा। मिथाइल मरकरी क्या हो गई थी, रिलीज़ हो गई थी। क्लियर? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फ्रॉम ए केमिकल फैक्ट्री, इसके दौरान क्या हुआ था, मिनीमाटा डिजीज हुई थी। इसके बाद 1966 में इटाई इटाई डिजीज किस कारण हुई थी, कैडमियम के कारण। किसमें, ये भी जापान में हुई थी, तोयमा प्रीफेक्चर में। ठीक है? उसके बाद है आपके एक और डिजास्टर, वो है 1976 में हुई दिस सेवेसो डिजास्टर। ये क्या हुई? ये एक प्रकार का इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है दैट अकर्स इन स्मॉल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नियर मिलन, इटली। हुआ था किसके पास, मिलन।
ये एक छोटा-सा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। तो इसने एक्सपोज़र किसका कर दिया? एक्सपोज़र 237 8 टेट्राक्लोरोडाइबेंजो टी डाइऑक्सिनिन, ठीक है? रेज़िडेंशियल पॉपुलेशन थे इसकी बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, अफ़ेक्टेड हो गई थी देखिए, तो इसकी जो स्ट्रक्चर थी ये, क्लियर? उसी के बाद जो वेल नोन है, वो सब जानते हो 1984 में ये भोपाल डिज़ास्टर, ये कैटास्ट्रॉफ़ी है, ये किसके कारण हुई थी? कि ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी गैस रिलीज़ हो गई थी रिसीव है ना? इससे लगभग 5 लाख लोग क्या हुए थे अफ़ेक्टेड हुए थे। बहुत बड़े ट बहुत बड़ा डिज़ास्टर था ये। उसके बाद 1986 में हुआ चार्नोबाइल डिज़ास्टर, यूक्रेन में हुआ था, चार्नोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट में। देखिए, यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या हो गया था, रिलीज़ हो गया था। मोस्ट फैटेलिटी इट फ्रॉम द एक्सीडेंट वर कॉज्ड बाय रेडिएशन पॉइज़निंग। समझ रहे हो कितनी बड़ी डिज़ास्टर। उसके बाद 1989 में हुई थी एक्सॉन वेल्डेज। एक्चुअल में क्या हुआ था, जो ऑयल का टैंकर जा रहे थे, वो ऑयल टैंकर किससे टकरा गया? रीफ से। स्पिल्ड हो गया एंड एस्टिमेटेड मिनिमम जो उसमें था 10.8 मिलियन यूएस गैलन, 40.9 मिलियन लीटर्स क्या था उसमें, क्रूड ऑयल था। क्रूड ऑयल ये क्या हो गया कि टकराने से डिस्ट्रॉय हो गया और ये उसकी सतह पर फैल गया। ये यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी क्या थी, त्रासदी थी देखिए। लार्ज इकोलॉजिकल डिजास्टर, तेल-तेल हो गया था समुद्र के ऊपर। इसने बहुत ज़्यादा पारिस्थितिकी को डिस्टर्ब किया था, इकोसिस्टम को, क्लियर? अब देखिए, ये तो आपका डिजास्टर था तो केमिस्ट्री से जुड़े हुए थे। केमिस्ट्री सोसाइटी से कितनी जुड़ी हुई है, ये सब आपने देखा। अब हिस्ट्री ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, इस बिंदु पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो कैसे आई? सर्वप्रथम 1990 1990 में क्या आया? पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट आया, जो किसको किसने पास किया? यूएस ने, क्लियर? दिस एक्ट हेल्प क्रिएट अ मोडस ऑपरेंडी फॉर डीलिंग विद पॉल्यूशन इन एन ओरिजिनल एंड इनोवेटिव वे, ठीक है? दिस पेव्ड द वे टू ग्रीन केमिस्ट्री सपोर्ट। ने कहा था कि चेंज कीजिए, क्लियर? उसके बाद आया कि जो पॉल एनास्थस एंड जॉन वार्नर ने ग्रीन केमिस्ट्री 2 वर्ड दिए, टर्म सबसे पहले किसने दी थी? पॉल एनास्टस एंड जॉन वार्नर ने, क्लियर? और इसने ही 12 प्रिंसिपल डेवलप किए ग्रीन केमिस्ट्री। उसके बाद 2005 2005 में आया रोजी नोयोरी ने आइडेंटिफाइड 3 की डेवलपमेंट्स इन ग्रीन केमिस्ट्री। 3 की डेवलपमेंट्स इन ग्रीन केमिस्ट्री में आइडेंटिफाई किए। पहला है यूज ऑफ सुप्रा क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुप्रा क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस रूप में यूज़ किया इसने? एज ए ग्रीन सॉल्वेंट। दूसरा एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्लीन ऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ किया। और तीसरा हाइड्रोजन किस यूज़ में किया? एसिमेटिक सिंथेसिस के रूप में। 3 की डेवलपमेंट किए थे ग्रीन केमिस्ट्री के लिए। किसने? 2005 में रोइजी नोयोरी ने, क्लियर? अब देखिए, जो आपकी ग्रीन केमिस्ट्री है, वो किस-किस पर फ़ोकस करती है? वो ये है, मिनिमाइज़ क्या मिनिमाइज़ करती है? वेस्ट एनर्जी यूज़ एंड रिसोर्स यूज़। इनको जितना हो सके उतना क्या करो? कम यूज़ करो। और मैक्सिमाइज़ क्या करती है? एफिशिएंसी और यूटिलाइज़ रिन्यूएबल सोर्सेज, क्लियर? अब देखिए, ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्लोबल लेवल पे जो रिकॉग्निशन ग्रीन केमिस्ट्री के वो क्या है? देखो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में दी रॉयल ऑस्ट्रेलियन केमिकल इंस्टीट्यूट है, आरएससीआई। वो प्रेजेंट है, वो क्या देता है? ऑस्ट्रेलिया ग्रीन केमिस्ट्री चैलेंज अवार्ड। मतलब इसमें जो रिसर्च करता है या ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर वर्क करता है, इनोवेशन करता है या इसको फॉलो करता है,
उसको ऑस्ट्रेलियाज़ ग्रीन केमिस्ट्री चैलेंज अवार्ड दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन केमिकल इंस्टीट्यूट RSCI। दूसरा आप अगर कनाडा को देखिए, तो कनाडा में है द कनाडियन ग्रीन केमिस्ट्री मेडल इन एन एनुअल अवार्ड। ये एक एनुअल अवार्ड है, कनाडियन ग्रीन केमिस्ट्री मेडल है, जो इंडिविजुअल या ग्रुप में दिया जाता है, किसके लिए? ग्रीन केमिस्ट्री में डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। चलिए तीसरा देखिए इटली। इटली भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है। इटली में क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री एक्टिविटीज इन इटली सेंटर और इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम नाउन एज NICA। इनका इन 1999 इनका हैज गिवन 3 अवार्ड्स एनुअली टू इंडस्ट्री फॉर एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। देखिए जापान। इन जापान ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री नेटवर्क GSCN formed in 1999 is an organization consisting of representatives from chemical manufacturers and research। क्लियर? यूके को देखिए, इन द यूनाइटेड किंगडम द क्रिस्टल फेराडे पार्टनरशिप एज नॉन प्रॉफिट ग्रुप फंडेड फाउंडेड इन 2001 अवार्ड्स बिजनेस एनुअली फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। यूएसए भी क्या है? यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वर्क कर रही है इसमें। तो अगर ग्लोबल लेवल की बात करें, तो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को लीजिए, कनाडा, इटली, जापान, यूके, यूएसए, सभी के सभी ग्रीन केमिस्ट्री को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। सभी के सभी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ हो। ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर सभी के सभी रिसर्च कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइज़ दे रहे हैं, ताकि ग्रीन केमिस्ट्री पर अधिक से अधिक रिसर्च हो सके। अब देखिए, नोबेल प्राइज़ भी मिले हो ग्रीन केमिस्ट्री को। तो नोबेल प्राइज़ इन ग्रीन केमिस्ट्री देखिए, ये पहला नोबेल प्राइज़ मिला था 2005 में। किस-किस को? वेस चोविन, रॉबर्ट एच. ग्रफ्स एंड रिचर्ड आर. श्रॉफ को नोबेल प्राइज़ किसने मिला? दी डेवलपमेंट ऑफ मेटाथेसिस मेथड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में मेटाथेसिस मेथड को डेवलप करने के लिए इन तीनों को 2005 का ग्रीन केमिस्ट्री क्या मिला? नोबेल प्राइज़। दूसरा मिला है फ्रांसिस आर्नोल्ड वॉन, उसको मिला 2018 में। इसके लिए डायरेक्टेड इवोल्यूशन ऑफ एंजाइम्स, ए टेक्निक शी हैज pioneered over the past 25 years and has used to pursue new avenues within green chemistry and to engineer reactions completely new nature। completely new nature। तो ये दो ग्रीन केमिस्ट्री के क्या है? नोबेल प्राइज है। ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर ही है, ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं ग्रीन केमिस्ट्री एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज की सबसे ज़्यादा आवश्यकता। यूएन ने डिफाइन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? देखिए, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब भविष्य की पीढ़ी की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना। मतलब ये है कि आप वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा भी करोगे और इसका कि क्या इफ़ेक्ट होगा और भविष्य की पीढ़ी पर इसका क्या असर होगा, उससे समझौता भी नहीं करोगे। मतलब भविष्य की पीढ़ी को सेफ रखते हुए वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना ही क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? अब देखिए ग्रीन केमिस्ट्री फोकसेज ऑन हाउ टू अचीव सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सस्टेनेबिलिटी को कैसे अचीव करोगे, ग्रीन केमिस्ट्री उसकी तरफ फोकस करती है। टू बेटर अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द इश्यू ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मैनी अप्रोचेज एंड मॉडल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्लियर?
Some of these approaches and models have been successful in predicting impacts for selected chemicals in selected environmental settings. कुछ सेलेक्टेड एनवायरमेंटल सेटिंग्स में उस केमिकल्स का इम्पैक्ट क्या होगा, इस प्रकार से डिज़ाइन किया, ठीक है? दिस मॉडल हैव जॉइंड एयर एंड वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट टू पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स एंड हैव बीन वेरी यूज़फुल फॉर द डेवलपमेंट इमेज कंट्रोल एंड उससे लगी हुई कंप्लेंट्स स्ट्रेटजीज, क्लियर? जैसे डेवलप करो कि उसमें इमेज कंट्रोल हो, एजेंडा, क्लियर? However, some of the approaches and models were aimed primarily at evaluating the quality of pollutants that could be discharged into the environment and acceptable impact, but failed to focus on pollution prevention. मतलब क्या है, इतना किया तो भी कुछ अप्रोचेस क्या कह रही है कि इन्वायरमेंटल एक्सेप्टेबल इम्पैक्ट तो मिल रहा है उसका, लेकिन पोल्यूशन को रोकने में क्या हो गई, वो फेल हो गई, उधर फोकस नहीं कर पा रहे। इनका मतलब जो इफ़ेक्ट हुआ है, वेरी स्मॉल इफ़ेक्ट हुआ है, वेरी लेस इफ़ेक्ट हुआ, क्लियर? इफ़ेक्टिव नहीं रह पाई, क्लियर? अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, किस पर? प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, क्लियर? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो 12 प्रिंसिपल्स है इसके ग्रीन केमिस्ट्री के, वो जनरली आपको याद नहीं होते हैं, उनको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ कि इसको ऐसा लिख लो, एम एनवायरमेंटल एम एनवायरनमेंट फ्रेंडली लेस हैज़ार्डस प्रोडक्ट, मतलब आप एक एम बना लो कि वो जो इन वो क्या हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, लेस हैज़ार्डस क्या हो, प्रोडक्ट हो, क्लियर? तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12, ये 12 क्या है, प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट क्या, ए से एटम इकोनॉमी मैंने रेट कर दिया यहाँ पर भी, और तो आई से क्या, इम्प्रूव प्रोसेस, एम से क्या, मिनिमाइज टॉक्सिसिटी, इसको बोल सकते हैं डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, क्लियर? तो फोर्थ है हमारे पास एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो बोल सकते हैं हम सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग, क्लियर? और पांचवा एल से क्या, लेस हैजार्डस मीन्स केमिकल, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, छह पे प्रिवेंशन, पी से, आर से रियल टाइम एनालिसिस, और ओ से 8वां नंबर है ओमिट और रिड्यूस केमिकल डेरिवेटिव्स, और 9 डी से क्या, डिजाइन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, 10 पे यूज ऑफ सेपर केमिकल, 11 कैटलिस्ट, और 12 है टेक्नोलॉजी, क्लियर? ये 12 ग्रीन केमिस्ट्री के क्या है, प्रिंसिपल है, 12 टेक्नोलॉजी हो गया। इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट है हमारे पास एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना रहे हो, माना कोई रिएक्शन है, उसमें क्या है, रिएक्टेंट, क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट। अब आप इस प्रकार से प्रोसेस डिजाइन करोगे कि जो प्रोडक्ट बने आपके पास मैक्सिमम बने, मैक्सिमम, इसको बोलेंगे एटम इकोनॉमी। इसको समझने के लिए देखो, एटम इकोनॉमी निकालने का जो फॉर्मूला वो ये है, परसेंटेज एटम इकोनॉमी का मतलब है फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपन फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट इनटू 100, मतलब यही है कि आपके पास जैसा आप स्वयं की परसेंटेज निकालते हो, उसी प्रकार यहाँ पर एटम इकोनॉमी निकालते, मतलब आपने एक, जैसे केमिकल रिएक्शन है, कोई ए प्लस बी और सी बना रहे हो, ए एक पेपर आपका एग्जाम का, बी दूसरा पेपर आपके एग्जाम का, दोनों का 100% 100% है, और आपने प्राप्त किया
80%, 80% तो आपके जो बनी है 80%, तो आपको कितने का लॉस हो गया? 20% का। लेकिन आप और कोशिश करते तो आप 90% भी गेन कर सकते, लॉस 10% का होता। आप इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। इसी के ऊपर क्या है एटम इकोनॉमी, तो मतलब क्या है पूर्णांक प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक इंटू 100 परसेंटेज ऐसे निकाल दे दो। तो यहाँ पर भी वही है, फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड क्या है? फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट इंटू 100 ये होता है परसेंटेज एटम इकोनॉमी। तो इसको समझने के लिए कि होता क्या है एक्चुअल में, इसे निकालते हैं। मैंने 2 रिएक्शन ली है आपके सामने, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली रिएक्शन है, हम दोनों रिएक्शन में क्या बना रहे हैं? मिथाइल हम दोनों रिएक्शन में क्या बना रहे हैं? मिथाइल मेथ एक्रिलेट। ये पॉलीमिथाइल मेथ एक्रिलेट बनाना बहुलक का नाम सुना आपने पॉलीमर का, उसको बनाने की मोनोमर यूनिट है। क्लियर? तो फर्स्ट रिएक्शन में हम फॉर्मेशन कर रहे हैं मिथाइल मेथ एक्रिलेट का, किसके द्वारा? एसीटोन, HCN, मिथेनॉल एंड H2SO4। सेकंड रिएक्शन में हम वही बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक लिया है ये प्रोपिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेनॉल और लेड पीडी कैटालिस्ट, ठीक है ना? पैलेडियम कैटालिस्ट की उपस्थिति में। क्लियर? अब कौन-सी रिएक्शन हमारे लिए एटम इकोनॉमिकली फेवरेबल होगी और कौन-सी नहीं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी कैलकुलेशन के द्वारा। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास है एक तो एसीटोन, क्या है? एसीटोन, CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? दूसरा है इसमें हमारे पास HCl। पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं हम? रिएक्शन फर्स्ट। क्लियर? HCl। उसके बाद है हमारे पास मिथेनॉल, CH3OH। उसके बाद है हमारे पास H2SO4। क्लियर? ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब हम इनके वेट की बात करें, फॉर्मूला वेट की बात करें इन रिएक्टेंट के, देखिए आपको एसीटोन का होता है आपको ये 2 कार्बन 12, 12, 24, 12 तिया 36, 16 3, 3 से जोड़ोगे तो आ जाएगा ये 58 ग्राम। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है? क्या आ गया आपका 58 ग्राम। क्लियर? HCN का आएगा आपके पास वो है 27 ग्राम। मिथेनॉल का आएगा आपके पास 32 ग्राम। H2 H2SO4 होता है 98 ग्राम। तो टोटल हो गया आपके रिएक्टेंट का फॉर्मूला वेट, वो हो गया आपके पास कितना हो गया? 215 215 सॉरी 215 ग्राम। क्लियर? हो गया? अब यहाँ पर आते हैं, जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, मिथाइल मेथ एक्रिलेट बना, कितने कार्बन इसमें? 1, 2, 3 और 5। कितने कार्बन है? 5। ठीक है? कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। तो 5 कार्बन, क्या बना आपके पास प्रोडक्ट? C5, 8 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है? 2 ऑक्सीजन है। अब इसके बाद इसका जो इसको माना है हमने, इसका फॉर्मूला वेट कितना माना है? 100। कितना माना है? 100। क्लियर? एटम इकोनॉमी निकालते हैं इसके लिए, तो देखिए कोई परसेंटेज, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। परसेंटेज एटम इकोनॉमी बराबर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अपने पास कितना है? 100 है और रिएक्टेंट का कितना है अपने पास? 215 इंटू 100। तो मिला है हमको, मिला है 46.5% के लिए मिला है रिएक्शन फर्स्ट के लिए। कितना मिला है? 46.5%। क्लियर? अब रिएक्शन सेकंड बात है,
जो हमारे पास रिएक्टेंट है, के लिए रिएक्शन सेकंड के लिए, एक है HC ट्रिपल बॉन्ड CH3, एक है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है मीथेनॉल। क्लियर? अब इनका जो फ़ॉर्मूला वेट है, कितना है फ़ॉर्मूला वेट? ये रिएक्टेंट है, फ़ॉर्मूला वेट कितना है? तो देखिए, वो है इसका तो 40 ग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 ग्राम और मिथेनॉल का तो 32 ग्राम है ही है। जो टोटल हो रहा है इसका टोटल, वो कितना आएगा? वो आ रहा है आपके पास 100 ग्राम, ठीक है? और जो हमारे पास प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट वही था C5H8 और O2, तो कितना माना हमने? 100 ग्राम, ठीक है? भाई हमारी नज़र में तो ये 100% हो रही है रिएक्शन। अब एटम इकोनॉमी की कैलकुलेशन करें इस रिएक्शन के लिए, तो देखिए परसेंटेज एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करते हैं, 100 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितनी हो रही है? 100%। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जो रिएक्शन सेकंड है, उसके लिए एटम इकोनॉमी परसेंटेज कितना आया हमारे पास? 100%। तो हमारे पास 2 प्रोसीजर थे। 2 प्रोसीजर क्या थे? डिज़ाइन किए थे। एक में हमारे पास एटम इकोनॉमी आ रही है 46.5% और एक प्रोसीजर में हमारा आ रही है 100%। हमारे लिए ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन-सा सूटेबल प्रोसीजर होगा? वो होगा रिएक्शन 2। दोनों से सेम प्रोडक्ट बना रहे थे आप, मिथाइल मेथ एक्रिलेट। क्लियर? तो हम जो फ़ॉलो करेंगे प्रोसीजर वो कौन-सा करेंगे? वो करेंगे हम रिएक्शन सेकंड वाला। क्लियर? यहाँ से आपके क्वेश्चन्स बनते हैं रिएक्शन से एटम इकोनॉमी। तो परसेंटेज एक एटम इकोनॉमी क्या होता है? कैसे निकालते हैं? क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो इसका है, वो है प्रिंसिपल इम्प्रूव्ड प्रोसेस। मतलब क्या है? जो माना कोई रिएक्शन हो रही, ए प्लस बी तक प्रोडक्ट सी बन रहा है। मतलब इनमें से जो ए और बी को हम इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे कि वो क्या हो? रिन्यूएबल फीडस्टॉक, क्या हो? रिन्यूएबल। मतलब जो बचेगा उनको वापस क्या कर सकते हैं हम? रीयूज कर लें, क्योंकि 100% तो रिएक्शन होगी नहीं। यह हो गया इम्प्रूव्ड प्रोसेस, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। और थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री मिनिमाइज, मतलब मिनिमाइज टॉक्सिसिटी बाय डिजाइन पेपर केमिकल्स। मतलब केमिकल्स के डिजाइन इस प्रकार से करो, इस प्रकार से सेलेक्ट करो कि वो टॉक्सिसिटी क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। एग्जाम्पल के रूप में इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्या है कि जब रेफ्रिजरेटर में यूज करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते थे, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये क्या करता था? ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता था, ओजोन लेयर को छिन्न भिन्न करता था। लेकिन हम यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लोरीन ग्रुप को इससे सब्स्टिट्यूट कर दें हाइड्रोजन से, तो क्या बन जाता? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बन जाता है। क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह क्या यूज़ करें हम? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन को हटा दिया। तो इससे क्लोरीन का रेडिकल निकलेगा नहीं। अगर वो जनरेट नहीं होगा, तो ये इससे क्या कर सकते हैं हम? ओज़ोन लेयर डिप्लेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये तीसरा प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का, वो ये है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो समझिए, यूज़ ऑफ सेपर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग रिएजेंट। अब समझ गए? तो एग्जांपल ये है कि वोलेटाइल एंड टॉक्सिक सॉल्वेंट पॉजेज हेल्थ हैज़ार्ड। मतलब जो सॉल्वेंट का आप सिलेक्शन कर रहे हो, एक तो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, और वोलेटाइल नहीं हो। अगर वोलेटाइल होंगे तो फालतू में ही बहुत सारे क्या हो जाएँगे, ये वोलेटाइल होकर उड़ जाएँगे। तो कहाँ चले जाएँगे? एनवायरनमेंट में चले जाएँगे और ये एयर्स के साथ मिल जाएँगे
और ये हेल्थ को क्या करेंगे? हैज़ार्ड करेंगे। क्लियर? तो सॉल्वेंट ऐसे यूज़ करो जो हेल्पिंग एजेंट हो, और सॉल्वेंट कैसा हो? सुपर सॉल्वेंट। क्लियर? इस प्रकार से सिलेक्शन करना है। जैसे कि बेंजीन जो सॉल्वेंट यूज़ करता है वो क्या है? कार्सिनोजेनिक है। इसकी जगह क्या यूज़ करो? वाटर यूज़ करो, अल्कोहल यूज़ करो, लिक्विड CO2 यूज़ करो। बेंजीन को छोड़ो। इन सॉल्वेंट्स का यूज़ करो। ये क्या है? सेफर सॉल्वेंट। क्लियर? तो जो फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास 5वां, वो है लेस हैज़ार्डस केमिकल सिंथेसिस। देखिए, इन विच रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड ऑल रिएजेंट ऑल आर नॉन टॉक्सिक नेचर। मतलब कि जो प्रोडक्ट बना रहे हो और रिएजेंट यूज़ कर रहे हो, क्या होना चाहिए? नॉन टॉक्सिक इन नेचर। क्लियर? सिंथेटिक रूट को इस प्रकार से डिज़ाइन करो कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो? नॉन टॉक्सिक। अगर टॉक्सिक भी है तो उनका क्या हो जाना चाहिए? रीयूज़। मतलब जैसे एक रिएक्शन हुई A प्लस B से आपने बनाया C। मान लिया जाए 1 मिनट के लिए ये क्या है? टॉक्सिक, टॉक्सिक। लेकिन इसे तुरंत इसमें कन्वर्ट कर दो आगे D में, और ये हो जाना चाहिए, क्या हो जाए? नॉन टॉक्सिक। क्लियर? छठा है हमारे पास जो इन केमिस्ट्री प्रिंसिपल है वो प्रिवेंशन। इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट। हाँ, बीमार होने से पहले परहेज़ रख लो तो आप बीमार ही नहीं होगे। बीमार होने से पहले आप कुछ फ़ॉलो करो, जैसे कि हम जानते हैं तंबाकू और सिगरेट पीना कैंसर के कारण। हमें पता है अगर हम इनको छोड़ देंगे, तंबाकू और कैंसर को, सॉरी, तंबाकू और सिगरेट को, कैंसर नहीं होगा। इसी प्रकार यही है, प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही उसका क्या कर लो? प्रिवेंशन। मतलब प्रॉब्लम को आप रोकोगे, उससे बढ़िया है कि प्रॉब्लम को क्रिएट ही मत होने दो। ठीक है? इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन टू ट्रीट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट इज़ फॉर्म। मतलब क्या है कि बन जो वेस्ट बन रहा है उसको बनने के बाद आप क्लीन करोगे या ट्रीट करोगे, उससे बढ़िया यही है ना कि उसको बनने ही मत दो। इसे ही कहते हैं प्रिवेंशन। यह है 6th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। क्लियर? और है 7वां, रियल टाइम एनालिसिस। ये क्या होता है? समझिए। यूज़ ऑफ सूटेबल एनालिसिस इन प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंस। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपकी जो रिएक्शन है, एक से ए से बी बना रहे हो और वापस एक सी से बी बना रहे हो। प्रोडक्ट सेम है। ये ले रहा है आपके 10 हावर, कितना? 10 हावर, और ये हो रही है 5 मिनट में रिएक्शन। तो रियल टाइम एनालिसिस हो गया। तो कौन-सा डिज़ाइन करोगे आप? सी से डी बनाने वाला। क्लियर? और 8वां है ओमिट और रिड्यूस केमिकल। और दूसरी बात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप रियल टाइम एनालिसिस को, मल्टी स्टेप, है ना? 8वां है आपके ओमिट और रिड्यूस केमिकल डेरिवेटिव्स। हाँ, एक बात ये है कि हमें पता है कि कभी भी कोई भी रिएक्शन 100% तो प्रोडक्ट बनाती ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो अनरिएक्टेड पार्ट बचेगा या कोई ना कोई साइड साइड प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। अब एक रिएक्शन, मान लिया जाए कोई प्रोसीजर है ए से बी, फिर बी से सी, और सी से क्या बना रहा है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है? एक है अपना हमने प्रोसीजर लिया, ए से पहले बी में कन्वर्ट हुआ, बी से सी में, सी से डी में, फिर डी से ई में, ई से फिर गया प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर स्टेप बढ़ी है, जैसे-जैसे स्टेप बढ़ेगी, मान लिया जाए 100% था ये रिएक्टेंट, अब यहाँ पर हमें 90% मिला, 100 ग्राम का 90%, 90 का 90% मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 90 इंटू 90 बटा 2, 20 मानो 18, 90 में से 18 कम करोगे तो ये, हाँ, तो 72, इसका भी फिर वापस 90%। तो ये यहाँ पर जाते-जाते प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से
प्रोसेस डिज़ाइन करो, जिसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेप नहीं हो और एक्स्ट्रा रिएजेंट नहीं हो। कम रिएजेंट में ही हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए, कम स्टेप, मिनिमम स्टेप। इसको ही कहते हैं आप ओमिट और रिड्यूस केमिकल डेरिवेटिव्स, ये 8वां प्रिंसिपल है। 9वां प्रिंसिपल है, वो ये है डिज़ाइन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। आजकल की जो मेन प्रॉब्लम है, वो यही है। आपने नाम सुना होगा डीडीटी का। इतना खतरनाक केमिकल है, जो ज़मीन में जाने के बाद खूब यूज़ करता हूँ पेस्टिसाइड के रूप में, इसके रूप में। जब ज़मीन में गया, ये सालों-सालों तक वैसा का वैसा ही पड़ा रहता, एज़ इट इज़, एज़ इट इज़। माना जाए कि यहाँ से ये भूमिगत वाटर में आ गए, मिट्टी से, ये सोइल है, सोइल से या किसी जानवर ने खाया, उस जानवर के पेट से, जानवर मर गया, तो वापस ज़मीन में मिल गया। और जो सोइल थी, वो अगर उसमें से रिस करिए ग्राउंड वाटर के सोर्स में आ गया, ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर को हमने यूज़ किया तो हम बीमार होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो डीडीटी की जगह इसका ही एक रूप है डाई एसाइल डाई एसाइल हाइड्रोजन, मतलब डीडीटी की जगह आप डाई एसाइल हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हो। ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल। ये ज़्यादा समय तक रह नहीं पाएगा, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। इसी प्रकार आप जो नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है, उसकी जगह कौन-सी प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो? ग्रीन प्लास्टिक। ईज़िली आपका पर्पज़ भी पूर्ण हुआ और ये जैसे ही वेस्ट हुई, ज़मीन में गई, आराम से डिग्रेड हो जाएगी। क्लियर? बायोडिग्रेडेबल यानी माइक्रो बैक्टीरिया के द्वारा टूट जाएगी, डेस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो 9th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, वो क्या होता है? डिज़ाइन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। जो 10वां है, वो है यूज़ ऑफ सेपर केमिकल्स। आप जो केमिकल यूज़ कर रहे हो, वो एक्सप्लोसिव नहीं हो, फायर और आग आग नहीं पकड़ता हो, टॉक्सिक केमिकल्स को नहीं निकालता हो, जिसके केस ऑफ एक्सीडेंट बने। इस प्रकार से डिज़ाइन करो कि जो आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, क्या हो? पूर्णतया सेफ सेफ हो। क्लियर? 11वां कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट को इस प्रकार से डिज़ाइन करो कि आपकी एटम इकोनॉमी बढ़ जाए। ठीक है? कैटेलिस्ट इंक्रीज सेलेक्टिव प्रोडक्ट, मतलब क्या है? कैटेलिस्ट को इस प्रकार से डिज़ाइन करो, एक तो प्रोडक्ट को सिलेक्टिव बनाए, मतलब साइड प्रोडक्ट बनने के चांस मिनिमम हो, साइड प्रोडक्ट बनने के चांस क्या हो? मिनिमम। ठीक है? और जो मेन प्रोडक्ट है, वो क्या क्या बनना चाहिए? मैक्सिमम। क्या बनना चाहिए? मेन प्रोडक्ट मैक्सिमम। क्लियर? इससे क्या होगा कि जो वेस्ट निकलेगा, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहते हैं कैटलिस्ट। ये 11वां प्रिंसिपल है। 12वां है टेक्नोलॉजी, मतलब इट हेल्प्स टू इंक्रीज इन एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब क्या है कि आपकी एक रिएक्शन हो रही ए से प्रोडक्ट बना, एक रिएक्शन हो रही, कोई रिएक्टेंट भी है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है। पहली में आपको चाह रहा है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई एनर्जी, हाई कंजप्शन होएगा फ्यूल्स का। क्लियर? और दूसरी में वही प्रोडक्ट बना रहे हैं हम पी ही, लेकिन इसमें क्या एक रिएक्शन किस पर हो गई? रूम टेम्परेचर पर। इसके लिए एनर्जी कम चाहिए। यह टेक्नोलॉजी है, ये 12वां प्रिंसिपल है कि टेक्नोलॉजी इस प्रकार से डिज़ाइन करो, जिस प्रोसीजर कर रहे हो वो क्या हो कि वो एनर्जी एफिशिएंसी को क्या करे? इंक्रीज़ कर दे। क्लियर? एग्ज़ाम्पल से समझ में आ गया? इसी के साथ आपके ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ी हुई है? ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल को वन बाय वन डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपकी ग्रीन केमिस्ट्री समझ में आ गई होगी और इससे रिलेटेड आपके जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन वाला पेपर होगा, उसमें अगर क्वेश्चंस आए, आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। इसी के साथ धन्यवाद।